अजय, हम लोग अभी हिंदी सिनेमा के बारे में बात कर रहे थे और कर ही रहे हैं लगातार। ये हिंदी सिनेमा बनते बनते उद्योग तक का दर्जा कैसे मिला होगा, इस पे अगर तुम्हारी क्या स्टडी है? ये हिंदी सिनेमा का इतिहास को पढ़ना समझना तो एक लंबी चर्चा का विषय है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ इन दिनों थोड़ी धीमी गति के साथ, वह है आज़ादी के पहले का हिंदी सिनेमा। और आज़ादी के पहले का हिंदी सिनेमा जब मैं बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिले हुए थे, आज जो अलग अलग हो गए हैं, तो आज़ादी के पहले का भारतवर्ष है। बहुत संक्षेप में और बुलेट पॉइंट में अगर बात करें हम, तो ये है कि दादा साहब फाल्के या पुंडलिक और दूसरे लोग जिस तरीके से सिनेमा को भारत में लेकर आए, मूक सिनेमा के समय तो कोई भी भाषा नहीं थी, तो न तो वो हिंदी सिनेमा था, न मराठी सिनेमा था, न कई और देश प्रांत का सिनेमा था, वो सिनेमा था सिर्फ। लेकिन फिल्म में आवाज़ आने के साथ वो भाषाई सिनेमा होने लगा। फिर हिंदी सिनेमा हुआ, फिर पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, इस ढंग से सिनेमा विकसित हुए। मैं मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा की बात करूंगा, मैं जो आज़ादी के पहले और मूक सिनेमा के दौर में भी शुरू हो रहा था। तो तीन गढ़ इसके जो माने जाते हैं, जो विकसित होकर के सामने आए हमारे, एक त्रिकोण भी बनता है जिसमें मुंबई आज जहाँ इन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री, वो, उसके अलावा कोलकाता था और लाहौर था। लाहौर के साथ ये हुआ कि पार्टीशन के बाद हमने लाहौर को भुला दिया और इंडियन फिल्म हिस्ट्री जो है हम लिखते हैं तो उसमें लाहौर की चर्चा सिर्फ उपसंहार में या कहीं एक आध चैप्टर में चलते हुए कर देते हैं कि हाँ, लाहौर में एक इंडस्ट्री थी और वहाँ से प्राण साहब आए थे, वहाँ से ये आए, वहाँ से वो आए, इस ढंग से नाम ले लेते हैं या फिर बता देते हैं यहाँ से नूरजहाँ वहाँ चली गई और ऐसा हुआ। सिर्फ आदान प्रदान क्या हुआ उसी की बात होती है। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा था इसकी चर्चा बहुत कम होती है, जबकि वो भी भारत का हिस्सा रहा है और हिंदी फिल्मों के निर्माण में उसकी नींव गढ़ने में उसका हाथ रहा है। उसी प्रकार से बंगाल भी अब धीरे धीरे भुला दिया गया है। बंगाल की भी बड़ी भूमिका रही है, खास करके न्यू थिएटर्स और मदान की। तो इन लोगों ने काफ़ी काम किया था हिंदी फिल्मों के विकास में। मुंबई तो है ही, मुंबई में, कोल्हापुर में, फिर पुणे में, फिर मुंबई में इस तरीके से सिनेमा डेवलप हुआ, चाहे वो प्रभात चित्र हो, मंदिर हो, या फिर दादा साहब फाल्के का पूरा घराना हो, या फिर बाद में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से आज़ादी के बाद डेवलप हुई। उसके पहले से यहाँ काम चलने लगा था, जहाँ चंदूलाल शाह और रंजीत मूवी जैसी बड़ी कंपनियाँ थी और आरदेसरी रानी की इम्पीरियल कंपनी थी जिसने आलम आरा और दूसरी फिल्में बनाई। तो ये त्रिकोण था। इस त्रिकोण में आपस में इन लोगों का मिलना जुलना भी था, आपस में प्रतिभाओं का आदान प्रदान भी होता था, लेकिन सबका विकास एक अलग अलग तरीके से हो रहा था। हम लोग मुंबई के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और जिस ढंग से स्टूडियो सिस्टम आया, स्टार सिस्टम आया और बाद में अभी जो सिस्टम कॉरपोरेट और तमाम चीज़ें हो गई हैं, वो भी क्रमवार लोग जानते हैं। उस इतिहास में न जाएं तो आज़ादी के पहले प्रभात ने बहुत काम किया और उन्हीं की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनी। तो प्रभात और दादा साहब फाल्के और दूसरे जो लोग जो मराठी मूल के थे, उन्होंने मराठी कला या मराठी सिनेमा, एक मिनट होल्ड करना जी। तो प्रभात जो था वी शांताराम का, उसके अलावा दादा साहब फाल्के थे और भी बहुत सारे ऐसी हस्तियां जो मराठी हस्तियां हैं जो हिंदी में काम कर रही थी। ये लोग मराठी कला संस्कृति की अपनी जो परंपरा रही है वहाँ से चीज़ों को ले रहे थे, चाहे संगीत हो, संवाद हो, अदाकारी का परफॉर्मिंग का तरीका हो, ये सब कुछ मराठी इलाके का था। मराठी कला, थिएटर, रंगमंच वहाँ से आ रहा था, उसके प्रभाव में था।
वैसे ही कोलकाता में चल रहा था तो जतरा हो गया, या फिर वहाँ का फोक रविंद्र संगीत हो गया, वहाँ का फोक सॉन्ग हो गया, वहाँ का लिटरेचर इतना समृद्ध रहा है, तमाम ठाकुर साहब से लेकर के और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय और दूसरे सारे लोग, तो उनके साहित्य से चीज़ें आ रही थी, तो वो एक अलग ढंग से। और ऐसा कहते हैं कि बंगाल का जो सिनेमा था कलकत्ता का और न्यू थिएटर्स का, वो थीमेटिक ज़्यादा था और सोशल रेलिवेंस वाला सिनेमा वो लोग ज़्यादा बनाते थे, कंटेंट ओरिएंटेड, और ड्रामा वहाँ ज़्यादा होता था। और यहाँ जो बन रहा था महाराष्ट्र में, मुंबई में जो बन रहा था, वो पारसी थिएटर और दूसरी चीज़ों से ले करके एक नए ढंग का सिनेमा डेवलप कर रहा था। इन दोनों के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, चूँकि मैंने थोड़ा सा लाहौर पर काम किया है, तो मैं जब लाहौर की इंडस्ट्री में गया और लाहौर पर जो चर्चा मैं शुरू में कर रहा था कि हिंदी फिल्मों के इतिहासकारों ने लाहौर को भुला दिया है। अब पाकिस्तान के इतिहासकारों का क्या कहना है कि 47 के पहले जो लाहौर में हुआ वो तो हमारा है ही नहीं। ओह, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो 47 के बाद शुरू होती है, तो वो उस उसका सिनेमा बात के ही बारे नहीं में हम करेंगे। क्या बात करें। तो वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रीफेस में डाल देते हैं हाँ। कि सिनेमा यहाँ आया था, तो इस तरीके से वो लावारिस हो गया पूरा लाहौर का सिनेमा। और मैं उसको जब शुरू में प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मैंने कहा था मिसिंग लिंक ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो मिसिंग लिंक है, वो सरस्वती है इस त्रिवेणी में, जिसको अब कोई ना देख सकता है, ना जान सकता है, ना पढ़ सकता है। लेकिन उस मिसिंग लिंक को जाना इसलिए ज़रूरी है कि उसने आज जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, आज जो हम हिंदी फिल्में देखते हैं, उसका पूरा विधान लगभग लाहौर ने तय किया है। उसमें बहुत कम योगदान अब कलकत्ता का या महाराष्ट्र का है। क्योंकि छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, आज भी आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे होते हैं, हो सकता है उसकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, लेकिन अचानक 2 पंजाबी गीत उसमें सुनाई पड़ेंगे आपको। इतना ज़्यादा असर, इतना ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है पंजाब हिंदी फिल्मों में कि ये सब खुद आता है। बल्ले बल्ले तो हर गाने में हो जाता है, माही माही हर फिल्मी गाने में सुनाई पड़ता है। तो ये प्रभाव, ये एक प्रभाव की बात मैं बोल रहा हूँ, ये लाहौर का प्रभाव। हाँ, ये लाहौर का प्रभाव है, जो पंजाब का प्रभाव है। और पंजाब मतलब लाहौर, ये अपेरेंटली मैं कह रहा हूँ, जो दिखाई पड़ रहा है, सरफेस पे है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो सरफेस के नीचे है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो पंजाब का इफेक्ट जो है बल्ले बल्ले के रूप में आया। नहीं, मैं पंजाब के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो संवादों में आया है, संगीत में आया है, गीत में आया है। अब आप लिस्ट बनाना शुरू कीजिए कि शुरू में आपके पास संगीतकार कौन है, शुरू में आपके पास गीतकार कौन है, शुरू के आर्टिस्ट कौन है, शुरू के बाकी और प्रतिभाएं कौन कौन सी हैं, और उन सारी प्रतिभाओं के मूल में जाइए, मतलब कहाँ से आते हैं वो। तो आप पाएंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिनकी वजह से लोकप्रिय है, चाहे वो पर्दे पर आने वाले कलाकार हों, चाहे पर्दे के पीछे एक्टिव रहने वाली प्रतिभाएं हों, उन सब का उत्स जो है वो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका जब मैं कह रहा हूँ तो वो पंजाब है। पंजाब जो अनडिवाइडेड पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या आज का जो हमारा पंजाब है और एक पंजाब जो वहाँ रह गया, जो लाहौर में है, ये सब एक था। तो वहाँ से विकसित होता है। हुआ क्या कि जैसे ही आवाज़ आ गई, आवाज़ आने के बाद से जाहिर गीत संगीत आया, संवाद आए, तो अब ये तय करना था कि संवाद की भाषा क्या हो, किस लैंग्वेज में संवाद बोले जाएं, किस लहजे में संवाद बोले जाएं, ये कहाँ से तय होगा और कैसे तय किया जाए। कोशिश ये थी कि जो आम फाहम हिंदी है, जो हिंदुस्तानी है, उस लैंग्वेज को अपनाया जाए ताकि पूरा भारत उस संवाद को समझ सके, उस बात को समझ सके। इसके कई परत हैं। अब परतों में उतरे अगर हम, तो आप देखेंगे जो मैं लिस्ट बनाने की बात कर रहा था, आप लिस्ट बना के देख चुके अगर अभी तक, तो आप पाएंगे कि इसमें हिंदी इलाके से आने वाली प्रतिभाएं नहीं है। कोई एक्टर आप नहीं बता सकते जिसका उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। ये सारे कलाकार जो हैं
या डायरेक्टर, ये सब वही नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। या तो पंजाब से आ रहे हैं या बंगाल से आ रहे हैं। बंगाल से, वही जो हाँ। असल बंगाल का था वो मैं बता ही रहा हूँ। तो मैं अभी चूंकि फोकस लाहौर पे कर रहा हूँ, इसलिए लाहौर से वो कर रहा हूँ। बंगाल भी आएगा इसमें, संवादों में बंगाली ले नहीं सकते थे, बंगला प्रभाव गया। रविंद्र संगीत लाख उच्च कोटि का हो, पूरे भारत में वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिल्मों के जरिए तो नहीं किया गया। बाउल संगीत हो, यात्रा संगीत हो, ये सब भी एस.डी. बर्मन के जरिए या दूसरों के जरिए आए हैं, या शुरू में आर.सी. बोराल हैं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो बंगाल से आते हैं। के एल सहगल खुद बंगाल जाते हैं, बंगाल से उभरते हैं और फिर यहाँ आते हैं। वो सारा एक अलग खेल है। पंजाब ने क्या किया, पंजाब में एक होते हैं संगीतकार गुलाम हैदर, और उन्होंने जो संगीत विकसित किया, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गानों में, उन्होंने जिन गायकों गायिकाओं को मौका दिया, वो सारे बाद में बड़े मशहूर हुए और वो शैली अपनाई गई। जैसे ढोलक, हिंदी फिल्मों में ढोलक एक अविभाज्य वाद्य यंत्र है जो बजता ही बजता है। ये ढोलक वो लेके आए, हारमोनियम वो लेके आए, थाप, रिदम, जो ढोल बजना है वो सब वो लेके आए, पंजाब से आए। चूँकि फोक ट्रेडिशन पंजाब म्यूज़िक का बहुत ज़बरदस्त रहा है और बहुत फोर्स है उसमें, गति है एक, जिसकी वजह से आज भी हम सचमुच में पंजाबी गीत सुनते ही थिरकने लगते हैं। कल भी तुमने सुना होगा, चारों तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी उसमें से आधी आवाज़ें पंजाबी की थी। कल जबकि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम जो है ऋषिकेश में हैं, उत्तराखंड में। यहाँ का भी संगीत होगा, लेकिन वो नहीं गया, और फिल्मों के जरिए ही संगीत फैला है पूरे देश में। बिल्कुल। हाँ, और इस संगीत का निर्माण, जो इसकी जड़ें जो हैं, इसका नियमावली की, इसका मानदंड क्या फॉर्म लेगा, ये सारा वहाँ पंजाब में तय हो रहा है। क्योंकि रिकॉर्डेड म्यूजिक जो पॉपुलर हुआ वो तो सिनेमा का ही है, सिनेमा का ही है। और ये भी पंजाब में कंपनी, लाहौर, ये कलकत्ता और पंजाब, यही दो ज़्यादा सेंटर थे, रिकॉर्डिंग सेंटर शुरू में। इंडियन क्लासिक के सारे सिंगर्स लाहौर में हुआ करते थे, लाहौर में ही उनका चलता है। लाहौर रेडियो इतना पुराना है जो बॉम्बे के लगभग बराबरी का है, दिल्ली से पहले लाहौर में आ गया था। सारी प्रतिभाएं पहले रेडियो पे गाती थी, फिर बाद में फिल्मों में आ जाती थी। शमशाद, मेरे पास कटिंग है शमशाद बेगम की, जो 14 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में गाना गाने आई थी, वो लाहौर रेडियो की टैलेंट थी। ये तो ये बात थी। फिर हिंदी वाली बात, हिंदुस्तानी वाली बात, कि कैसी हिंदी हो, तो वो हिंदी हो जो हिंदुस्तानी है, वो हिंदी हो जो हिंदी उर्दू मिक्स है। उर्दू का बोलबाला, उर्दू का ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा। और उसमें फिर ये हिंदी कौन बोल सकता है ज़्यादा अच्छा, तो पाया गया कि उत्तर पश्चिम के लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पंजाब की ज़बान उर्दू थी। यहाँ तक कि पंजाबी भी उर्दू में लिखी जाती थी, गुरुमुखी तो बाद में डेवलप हुआ है। अच्छा। हाँ, उर्दू में पंजाबी लिखी जाती थी और उर्दू में ही सारा काम होता था, और उनका तलफ़ुज़, उनके उच्चारण, वो सब बहुत साफ थे।